हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग इससे पहले 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर जो है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर स्टार्ट किया था कि बिजनेस करने के मेथड क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका जो था वो था सोल ट्रेड या फिर आप बोलो सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 2 पे आपका जो आ जाता है उसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपके माइंड में आ रहा होगा सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से समझने से पहले हम लोग समझेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली। उससे पहले हम किसको समझेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग क्या है। बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पर्संस whose ancestor was same, whose ancestor is same और whose ancestor was same। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके जो एंस्टर हैं यानी कि जो पूर्वज हैं वो सेम है, तो वो क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्संस whose ancestor is same is termed as joint हिंदू फैमिली। जिसके एंस्टर जो होंगे, जिसके जो पूर्वज हैं वो सेम है, तो उसको हम एक फैमिली बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, इसके बेटा 2 फीचर होते हैं, 2 फैक्ट्स होते हैं। एक तो होता है को पार्टनरी। को पार्टनरी का मतलब क्या है कि इसके अंदर को पार्टनरी का मतलब क्या है? कॉमन ओनरशिप। कॉमन ओनरशिप इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कि को पार्टनरी का मतलब यह है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबकी कॉमन यानी कि बराबर की हिस्सेदारी होगी। इसके अंदर यह माना जाता है जैसे ही एक बेबी का बर्थ होता है, जैसे ही एक बेबी का बर्थ होगा इस फैमिली के अंदर, उसी टाइम से ही उसको हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? मेंबर यानी कि को पार्टनर। ठीक है, मेंबर जो होगा उसको हम बोलेंगे को पार्टनर। मेंबर जो है जब वो अडल्ट हो जाए तो वो चाहे तो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो बंटवारे के लिए मांग कर सकता है। मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास कॉमन ओनरशिप है इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कॉमन राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं? को पार्टनरी या एक काइंड ऑफ मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉमन प्रॉपर्टी। पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि यहां पे जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग, जितने भी मेंबर होंगे फैमिली के सबका, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि मेल मेंबर जो होते हैं, मेनली मेल, अगर मेल का बर्थ होता है यानी कि अगर लड़के का जन्म होगा तो लड़के को ओनरशिप मिलेगी, लड़की को नहीं मिलती। ठीक है, लड़के को मिलती है, लड़की को नहीं मिलती। हाँ, लड़के की अगर वाइफ है तो उसको मिल सकती है ओनरशिप, लेकिन जो बेटी होगी उसको ओनरशिप नहीं मिलती। नॉर्मली किसको मिलती है? बॉय चाइल्ड को मिलती है, मेल चाइल्ड को मिलती है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो राइट होता है कॉमन ओनरशिप का, जो राइट है, ये राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता। ये राइट जैसे ही बर्थ होता है उसी टाइम उनको मिल जाता है। राइट किससे मिलता है? बर्थ से, कि आप उस फैमिली के मेंबर हो तो आप वहां पे आपकी ओनरशिप है किसके अंदर? प्रॉपर्टी के अंदर। लास्ट है सेकंड जो इसका फीचर है वो है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी किसको कहा गया है? कॉमन प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा गया है जो प्रॉपर्टी सारे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम की जाए। सारे मेंबर्स जो हैं उनके वेलफेयर के लिए जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी।
कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज टर्म्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक तो आपकी आ जाएगी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर आपकी आ जाएगी एंस्ट्रल। एंस्ट्रल एंस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके दादा परदादा ने जो प्रॉपर्टी बनाई वो प्रॉपर्टी क्रिएटेड with the help of ancestral प्रॉपर्टी। वो कहता है कि एक तो जो आपके दादा परदादा प्रॉपर्टी छोड़ गए वो आएगी, दूसरी बात उस प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपके परदादा ने 100 किले 100 एकड़ जमीन आपको दे दी, आपके परदादा ने आपके दादाजी को 100 एकड़ जमीन दे दी, 100 किले जमीन दे दी। अब क्या हुआ, उन्होंने उसी की हेल्प से 50 एकड़ जमीन और परचेस कर ली। तो अब जो एक तो 100 किले वो भी कॉमन प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे जो 50 और बनी है वो भी कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी कि अब कॉमन प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी हो जाएगी? 150 किले यानी कि 150 एकड़ जमीन हो जाएगी। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी में क्या है, एक तो जो प्रॉपर्टी हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ी है वो आती है, और उसके बेसिस पे अगर कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इसके ऊपर 2 स्कूल बनाए गए हैं, 2 लो आप बोल लो या 2 स्कूल बना लो। 2 स्कूल हैं जो इसको अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली को चलाना कैसे है, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि जॉइंट हिंदू फैमिली में किस हिसाब से आपको ओनरशिप देनी है। एक तो है मिताक्षर। मिताक्षरा क्या कहता है? ये कहता है कि राइट जो होगा, राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम बर्थ। ये कहते हैं जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चा मैंने आपको बताया लड़का होना चाहिए, जैसे ही लड़के का जन्म होगा उसी टाइम उसका प्रॉपर्टी के अंदर राइट आ जाएगा, उसी टाइम से उसका प्रॉपर्टी में राइट आ जाएगा। ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, एक्सेप्ट असम। ये क्या है? एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट, मतलब कि इन जगहों को छोड़ के, असम, असम के बाद आपका है बंगाल और सम स्टेट्स ऑफ ओडिशा। मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ लॉ था, मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ था, उसने ये बोला, कहता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, जैसे ही यानी कि बॉय चाइल्ड का बर्थ होगा, उसी टाइम से उसको कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर राइट मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। उसकी एज क्या है कोई मतलब नहीं, जैसे ही लड़के का जन्म हुआ उसका प्रॉपर्टी में राइट है। जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसका सिर्फ राइट रहेगा। लेकिन 18 साल का होने के बाद वो चाहे तो फैमिली की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, उसमें बंटवारे की मांग कर सकता है। ठीक है, और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, सिर्फ असम को छोड़ के, असम को छोड़ के, स्पेलिंग गलत लिख दी थी, असम को छोड़ के, बंगाल को छोड़ के, और सम स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा की कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारी जगह ये लॉ एप्लीकेबल है। इसमें क्या बोला गया? इसमें मेन यही बोला गया, राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से ही उसका जो राइट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये जो बाकी बच गए, यानी कि असम है, बंगाल है और कुछ स्टेट्स ऑफ ओडिशा है, ये कहां पे है? तो इनके लिए एक अलग से लॉ बनाया गया, एक अलग लॉ बनाया गया
दूसरा लॉ जो था उसका नाम था दया भाग। उसका नाम क्या था? दया भाग। ये कहां पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल इन, जहां पे इंडिया के अलावा यहां पे एप्लीकेबल कहां पे हो जाएगा? ये एप्लीकेबल इन असम, बंगाल एंड सम स्टेट ऑफ ओडिशा। अब देखो, अगर कोई चेंज होगा तभी होगा, तभी बोलते हैं ना कि अलग अलग है। ये दूसरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ था, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। पहला था मिताक्षरा, दूसरा था दयाभाग। ये कहते हैं कि राइट इन प्रॉपर्टी, राइट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ओनली द डेथ ऑफ फादर। अब ये क्या कहता है? पहला लॉ जो मैंने आपको बताया मिताक्षरा, मिताक्षरा क्या कहता था? कहता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसका प्रॉपर्टी के अंदर राइट आ गया। दया भाग क्या कहता है? दया भाग कहता है कि राइट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। मतलब ये कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, बच्चे के पैदा होने पे प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा, लेकिन जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी, जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी तब उसका जो राइट है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? सन के पास, बेटे के पास राइट तब ट्रांसफर होगा जब फादर की डेथ होगी, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। ये दो स्कूल थे जिन्होंने मतलब हिंदू लॉ को पढ़ाया और बताया कि हिंदू लॉ को ऑपरेट कैसे करना। अब हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। अब हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक कर्ता या मैनेजर के अंडर सारे मेंबर मिलके काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन under which all members of joint Hindu family carry a business under the control of Mukhiya or Karta of the family. It refers to that school, it refers to that business organization under which all member of family carry on business under the control of मुखिया या फिर इसको आप बोल सकते हो कर्ता। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर फैमिली के सारे मेंबर मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया। मतलब मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है घर का सबसे बड़ा पर्सन, घर का सबसे एल्डेस्ट पर्सन क्या होगा? मुखिया होगा। मुखिया का मतलब जो मेन रोल प्ले करेगा, लीड रोल प्ले करेगा, वो कौन होगा? मुखिया, या फिर उसको बोला जाएगा कर्ता। सारे डिसीजंस मुखिया लेता है इसके अंदर, और जो मुखिया होगा वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। जितने मेंबर हैं उनको उसके अंडर काम करना पड़ेगा। डिसीजन सारे कौन लेगा? मुखिया लेगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी कौन रखेगा? मुखिया रखेगा। जो मेंबर हैं वो लोग आके मुखिया से प्रॉफिट नहीं मांग सकते। हाँ, लेकिन अगर मेंबर को लगता है कि मेरे को इस बिजनेस में काम नहीं करना, तो वो लोग उससे प्रॉपर्टी बंटवा सकते हैं, प्रॉफिट में उससे हिस्सा नहीं मांग सकते। जितना वो देना चाहे दे सकता है, लेकिन उससे हिस्सा नहीं मांगा जाता। जो मुखिया होगा उसकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड क्यों होती है? वैसे तो देखो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें सबका राइट है, बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं उसमें सबका राइट होता है,
तो जिस टाइम पे बिजनेस अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगा तो बिजनेस की एसेट्स को तो बेचा ही जाएगा, बिजनेस के सामान को तो बेचा ही जाएगा। मेंबर जो है उनका कॉमन प्रॉपर्टी में जो राइट है वो उनको मिल जाएगा। बिजनेस वाला तो खत्म हो गया क्योंकि बिक गया बिजनेस। लेकिन अगर फिर भी बिजनेस का कर्जा पूरा नहीं होता तो मुखिया के जो खुद की पर्सनल एसेट है, खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिस घर में मुखिया रह रहा है उसको बेचा जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। तो मुखिया की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। समझ आ गई बात? अब मैं आपको पढ़ाता हूं इसके फीचर्स। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इसके फीचर्स। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके फीचर क्या क्या हैं अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला फीचर जो है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मतलब कि जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, मतलब जो भी डिसीजन लेना होता है या प्रॉपर्टी का बंटवारा जो करना है, वो सारा का सारा किसके बेसिस पे किया जाएगा? हिंदू लॉ के बेसिस पे किया जाएगा। हिंदू लॉ ने क्या कहा है? कहते हैं कि जैसे ही बेटे का बर्थ हो उसी टाइम जो भी आपको दोनों में से लॉ अप्लाई होता है, अगर आप असम में हो, ओडिशा के कुछ स्टेट्स में हो या बंगाल में हो तो दया भाग वाला अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज मिताक्षरा आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो जो भी उसके लॉ हैं, जो भी उसके नियम्स लिखे हुए हैं, जो रूल लिखे हुए हैं, वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये काम जो करता है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। दूसरा इसके अंदर फीचर क्या है? मैनेजमेंट बाय कर्ता। मैनेजमेंट बाय कर्ता, इसके अंदर जो सारी की सारी मैनेजमेंट होगी, जो सारी मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा? कर्ता करेगा। मैनेजमेंट कौन करेगा? कर्ता करता। ठीक है, मतलब मेंबर्स कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जो मेन लीड रोल प्ले कर रहा है वो कौन करेगा? कर्ता। कुछ भी लेके आना है, कुछ छोड़ के आना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, वो सारा डिसाइड कौन करेगा? कर्ता या फिर मुखिया। तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, बट याद रखें ओनली ऑफ मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। वो क्या कहते हैं कि जो मेंबर है ना, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसका जितना बिजनेस में शेयर है वहां तक, मतलब अगर बिजनेस डूब गया तो सिर्फ उसका उतना हिस्सा डूबेगा। लेकिन जो करता है उसका तो बिजनेस में से भी हिस्सा डूबेगा और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी डूब सकती है। इसलिए बोला जाता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड, और जो करता होगा उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। परमानेंट एग्जिस्टेंस, परमानेंट एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब आपने एक दुकान खोल दी, मेरे परदादा ने, परदादा की डेथ हो गई, फिर उसके बाद कौन बैठने लग गए? दादा बैठने लग गए। फिर दादा की डेथ हो गई, फिर कौन बैठने लग गए? पापा बैठने लग गए। अब पापा के बाद किसकी बारी आ जाएगी? मेरी आ जाएगी। मेरे बाद किसकी बारी आ जाएगी? मेरे बच्चों की आ जाएगी। तो अल्टीमेट वो जो बिजनेस है, वो जो दुकान है, वो चलती रहती है, उसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने किया था, वहां पे एक ही बंदा था जो सारा काम करता था। तो अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ सकती है। एग्जिस्टेंस किसकी होती है? बिजनेस की। तो उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट फीचर इज मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसके अंदर जो मेंबरशिप है वो बर्थ से मिल जाती है, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, ओनली मेल मेंबर्स, ओनली मेल मेंबर्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? मेल मेंबर्स ही करते हैं। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि मान लो जो मेन करता है
उसका कोई बेटा ही नहीं है, जो करता है उसका कोई बेटा नहीं, सिर्फ बेटियां हैं। तो उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि वैसे तो नॉर्मली मेल ही संभालते हैं, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो जाए किसी फैमिली के अंदर अगर कोई भी मेल मेंबर नहीं है, तो उस केस के अंदर जो करता होगा उसकी वाइफ आके उसको मैनेज कर सकती है। लास्ट जो है इसका वो है रजिस्ट्रेशन, फीचर नंबर 7 रजिस्ट्रेशन। इसके रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू रजिस्टर, नो नीड टू रजिस्टर, इसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसके फीचर्स हैं बेटा, ये इसके फीचर्स हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके फायदे क्या क्या हैं बेटा? अगर कोई भी क्लास समझ नहीं आती ना तो आप मेरे को मैसेज करके बता दिया करो कि सर आपकी स्पीड ज्यादा है या लैंग्वेज में कोई दिक्कत है, तो मैं उसको इंप्रूव कर लूंगा। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके फायदे क्या क्या हैं? पहला फायदा इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टार्ट। जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि खुद की कॉमन प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसके बेसिस पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, तो इसको स्टार्ट करना बड़ा इजी है। दूसरी बात सीक्रेसी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, यहां पे भी है सीक्रेसी। सीक्रेसी 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 इसके अंदर होती है। सीक्रेसी का मतलब क्या है बेटा? सीक्रेसी का मतलब यह है कि कॉन्फिडेंशियल रहती है सारी बातें। क्यों? क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग किसके पास है? कर्ता के पास। तो कर्ता को कोई जरूरत नहीं है किसी को भी वो बात बताने की, चाहे उसके फैमिली मेंबर क्यों ना हो। तो इस वजह से वो सारी इंफॉर्मेशन कैसी रहती है? कॉन्फिडेंशियल। तीसरा पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। जो कर्ता होता है, जो मेन मालिक होता है दुकान का, उसका सारे कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सीधी बातचीत होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको कस्टमर की लाइक का भी पता होता है, भाई ये ग्राहक किस हिसाब से सामान लेता है या ये वाला कस्टमर किस हिसाब से हमारे से परचेज करता है, इसका नेचर कैसा है, वो किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को नापसंद करता है, वो सारा उसको पता होता है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक। डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। जल्दी क्यों आ जाता है? डिसीजन लेना है करता नहीं, करता ने किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, तो उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा इजी हो जाता है और वो डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन, एफर्ट एंड कंसिडरेशन। अब वो क्या कहता है? कहता है कि जो आप एफर्ट कर रहे हो और उसका जो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, उसका वापसी कुछ। तो एफर्ट मतलब मैं ज्यादा करूंगा तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर मैं एफर्ट ज्यादा करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है ना, एफर्ट ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, एफर्ट कम तो प्रॉफिट भी कम, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो कर्ता को मोटिवेशन मिलता रहता है कि अगर मैं ज्यादा एफर्ट्स करूंगा तो उस केस में क्या होगा, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल, इसका इनहेरिटेबल क्वालिटी ऐसा होता है ना बेटा कि जो संस्कार, जो मेथड जो हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हमारे फादर यूज कर रहे होते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ,
वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, सीख जाते हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी जो इमेज है, उनकी जो गुडविल है, उनकी जो रेपुटेशन है, वो हमारे को कहीं ना कहीं क्या करती है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो बेटा ये इसके एडवांटेज थे। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसकी लिमिटेशन, कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, इसके घाटे क्या क्या हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट इंटू फैमिली। सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस। पहली लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। बेटा एक ही घर है, वही प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो उसके अंदर हम उसको ग्रो नहीं कर पाते। 10-100 के लिए जमीन थी, वही कंटिन्यू किए जा रहे हैं, वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। वहीं अगर हम किसी और पर्सन को मिला सकते हो तो इजी हो जाता है, वहां पे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी बात, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, बेटा इसका मतलब ये है कि सारे काम कौन करता है, करता है। सारे काम, सारे डिसीजन कौन करता है, करता। और आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, कोई भी पर्सन इतना परफेक्ट नहीं हो सकता जो सारे काम बहुत अच्छे से कर ले। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसकी कमी रह जाती है, ठीक है। तो इस रीजन से बोला जाता है कि इसके अंदर जो मैनेजरियल स्किल होती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी मैंने समझाया था ना आपको फीचर्स के अंदर, जो करता होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर उसकी एसेट से भी, उसके बिजनेस की एसेट को बेच के भी उसकी लायबिलिटीज को पे नहीं किया जा सकता, तो उस केस के अंदर उसका जो खुद का घर है, गाड़ी है, उसको भी बेचा जा सकता है। इसलिए बोलते हैं हम कि यहाँ जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसके अंदर बेटा एक घाटा भी होता है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है, सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है, वहां पे करता लेता है। तो इसका मतलब पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक ही पर्सन के पास है। डिसेंट्रलाइज का मतलब जिसमें सब लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका भी हमारे को एक घाटा ये होता है, कई बार किसी रीजन की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमारा करता है वो गलत डिसीजन ले लेता है। क्या कर लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे को घाटा हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। अगर सब लोगों के पास पावर हो तो क्या पता अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हो तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर। बेटा ऐसे है, सारे डिसीजन सब कुछ कौन लेता है, करता लेता है। उसका जितना मन करता है उतना प्रॉफिट मेंबर को देता है। तो उसमें क्या होता है, अब जब मैं खुश नहीं हूं, अगर मैं खुश नहीं हूं करता से, तो मैं उसको कोऑपरेट नहीं करूं। जब मेरे से कुछ पूछा ही नहीं जाता, प्रॉफिट होता है, कुछ भी मेरे को दे दिया जाता है, तो अगर मैं खुश नहीं हूं, मेंबर्स वहां पे अगर खुश नहीं है, तो वहां पे कोऑपरेट नहीं करते। वो ट्राई यही करते हैं कि हम अपना ही काम अच्छे से कर लें, अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर लें, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी बेटा आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को बताएं, हम उन दिक्कतों को रिमूव करने का ट्राई करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।